डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस की पढ़ाई या ये कहो कि कोटा की जो कोचिंग की पढ़ाई है, इसमें दूसरा महत्वपूर्ण मतलब पहला महत्वपूर्ण पार्ट होता है लेक्चर, दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ जो होता है वो होता है शीट्स। और इनको मॉड्यूल भी कहते हैं, प्रॉब्लम शीट भी कहते हैं। रेजोनेंस की जो शीट्स है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे इसका बेनिफिट लिया जाता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो रेजोनेंस की जो शीट्स है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने। एक पार्ट है थ्योरी पोर्शन और एक पार्ट है एक्सरसाइज पोर्शन। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है, ये बेसिकली जो क्लास में लेक्चर नोट्स होते हैं, जो टीचर लेक्चर नोट्स डिलीवर करते हैं, एक्चुअली उसी चीज का टेक्स्ट वर्जन है ये पूरा का पूरा। ओके, अब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है वर्ड का इधर उधर, तो ये एक तरह से जो लेक्चर डिलीवर किया उसको टेक्स्ट वर्जन के रूप में मान सकते हैं। तो जैसे किताब होती है ना, किताब में अपन पढ़ते हैं, थ्योरी लिखी होती है, बीच बीच में एग्जाम्पल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर पीछे की तरफ एक्सरसाइज होती है, तो एग्जैक्टली वैसे की वैसी यही होती है ये। तो जो पहले थ्योरी वाला पोर्शन है, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा, फिर अपन एक्सरसाइज वाले में बात करेंगे। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है, इसमें डेफिनेशन चलती हैं, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है, कोई डेरिवेशन है तो डेरिवेशन आता है, और फिर हर कंसेप्ट के बाद में एग्जाम्पल होते हैं। तो जैसे एक चैप्टर है पूरा, मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की एक शीट है, फिर फ्रिक्शन की एक शीट है, वर्क पावर एनर्जी की एक शीट है। इस तरह से हर चैप्टर की एक शीट होती है और उसमें थ्योरी और फिर एक्सरसाइजेस। तो जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, इसमें मैं आ गया था। तो मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट समझाया या डेरिवेशन किया, फिर उस डेरिवेशन के बाद में उसको समझाने के हिसाब से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल हो गया, तो क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन है और आंसर है, सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम होती है जिसका एक तरह से कोई सॉल्यूशन नहीं, केवल आंसर लिखा होता है, वो भी लास्ट में कहीं जाके लिखा होता है। तो वो एकदम जो लेक्चर की सीक्वेंस होती है ना, सेम वैसे के वैसे होता है। तो एग्जाम्पल का मतलब हो गया, सोल्ड एग्जाम्पल का मतलब आप उसको पढ़ें तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी कि भाई कैसे उसको अप्लाई करना होता है। फिर प्रॉब्लम आप अपने आप करें, फिर उत्तर देखें, तो इससे समझ में आ जाएगा कि आपको सवाल करना अब आ गया है। ठीक है ना। तो ये जो थ्योरी वाला कंटेंट है, इस तरह से होता है। चैप्टर की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से ही नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उसके। कोई चैप्टर बड़ा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इनकी जो थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो 50 पेज से भी ज़्यादा आ जाता है उसके अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, और ये हमने पिछले 3-4 सालों में ही स्टार्ट किया है थ्योरी वगैरह देना। इसके पहले हम लोग पूरी डिटेल थ्योरी और एग्जाम्पल के बजाय हम की कंसेप्ट देते थे, जिसमें 15-20 पॉइंट मुख्य मुख्य बने होते थे, 1-2 पेज में ख़त्म हो जाते थे। कि बाद में हमने देखा कि कई बच्चों के नोट्स ढंग से बन नहीं पाते हैं, अच्छे से उतार नहीं सकते हैं, कोई बच्चों की स्पीड कम होती है। तो अगर उनकी कोई चीज़ छूट जाती है ना लेक्चर नोट्स बनाते वक्त, तो वो इस थ्योरी वाले पोर्शन को देख करके और इसमें से वो अपनी चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि शीट का जो थ्योरी वाला पोर्शन है आपके लिए एक तरह से नोट्स में अगर कोई चीज़ आपकी रह गई है तो वो यहाँ से फिल करने के काम में वो आती है। ठीक है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। लेकिन मैं कहूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा बच्चों को कि जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो इंसान लापरवाही करता है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई शीट्स में पूरी थ्योरी है, वही एग्जाम्पल है, वही प्रॉब्लम्स है जो क्लास में कराते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में टीचर जब पढ़ा रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हो तो लापरवाही करो। पूरे ध्यान के साथ आप अगर उसको सुनोगे, लिखोगे, तो आपको इधर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, आप जस्ट सीधे एक्सरसाइज पे जा सकते हो। आपको इधर से, क्योंकि देखो टाइम लिमिटेड होता है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सारे काम करने होते हैं। अगर आप एक ही चीज़ पे पूरा टाइम लगा दोगे तो आपका कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ का टाइम कटेगा। और IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए, JEE मेन, JEE एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए या नीट की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों को प्रॉब्लम्स बहुत करनी होती है ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े और वो और ज़्यादा एक्सपर्ट हो। ओके, एक ही चीज़ में टाइम नहीं खर्च करना है। तो इसलिए शीट में भले ही हमने थ्योरी वाला पोर्शन दे रखा है, उसको आप इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करें कि मेरा क्लास में कुछ छूट जाएगा तो मैं यहाँ से इसको इस्तेमाल करूँगा। ये हमने एक बैकअप प्लान के रूप में रखा है। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आए, जब कभी आप किसी कारण से बीमार पड़ गए या कुछ भी चीज़ ऐसी होगी जिसकी वजह से आपका कुछ छूट गया, तब आप इस शीट के अंदर दी गई थ्योरी का उस रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।
अदरवाइज मेरे हिसाब से तो शीट का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इसके अंदर दी गई एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और उसके बाद में हाई लेवल प्रॉब्लम्स का जो सेट है वो, ये मैं जेई के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि जेई एडवांस के हिसाब से जेई मेन की शीट और नीट की शीट में थोड़ा सा परिवर्तन स्ट्रक्चर में हो सकता है, मतलब है उसके अंदर। तो मैं जेई एडवांस के हिसाब से शीट्स के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात जो मैं शीट के लिए बताऊंगा वो दूसरे हमारे जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी लागू होती है। तो शीट का जैसे मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमने अलग अलग लेवल की एक्सरसाइजेज बना रखी है। एक्सरसाइज 1 जो है वो सबसे सरल एक्सरसाइज है और एकदम सीक्वेंस में इसके अंदर हमने टॉपिक को बांटा हुआ है, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। किसी टॉपिक के अंदर 10 सब टॉपिक हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं, किसी में 15 हो सकते हैं। तो एक जो बड़ा टॉपिक होता है उसको हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ा हुआ है और वो इसलिए तोड़ा हुआ है कि किसी बड़ी चीज़ को ना छोटे छोटे भागों में करके और एक सीक्वेंस में अपन करके जब चीज़ें सीखते हैं तो हमारी सीखने की रफ्तार बहुत शानदार हो जाती है। हमने जो शीट का पैटर्न फॉलो किया हुआ है, मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमने पिछले 22 सालों में बच्चों को पढ़ाते जो अनुभव किया है उसके आधार पे शीटों के पैटर्न को समय समय पे चेंज किया है। और अभी काफ़ी लंबे समय से हमारे स्ट्रक्चर को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि हमको लगता है, हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर को बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं और उनकी जो सफलता के परसेंटेजेस हैं, सक्सेस रेशो है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को कई सारे संस्थान एज इट इज़ उसको यूज़ भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं कि भाई इस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करें। और इवन हमारे जो विद्यार्थी डायरेक्टली हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ने वाले बच्चे भी इस मटेरियल को करेस्पॉन्डेंस कोर्स का स्टूडेंट बन के लेते भी हैं और जो नहीं भी लेते हैं वो दूसरे बच्चों की देख करके इसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टूडेंट खुद इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में इसकी तारीफ़ करते हैं। तो बच्चों को बहुत सीरियसली इस स्टडी मटेरियल को लेना चाहिए। हमारी एक्सरसाइज 1 एकदम प्रिलिमिनरी है, इसके अंदर भी हमने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने रखे हैं, सरल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2 मिनट से लेकर के 4-5 मिनट के अंदर सोल्व हो जाते हैं। इसके बाद एक सेक्शन हमने बना रखा है, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। एक्सरसाइज 1 के अंदर भी पार्ट्स हैं। एक मैंने जैसे बताया सिंपल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। अब इसका बेनिफिट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कि बच्चा जब क्वेश्चन सोल्व करता है तो पूरी क्रिएटिविटी अपनी निकाल के लाता है, सवाल पढ़ता है, फिर सोल्व करता है, अपना दिमाग लगाता है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, फिर सोल्व करता है क्वेश्चन को, आंसर निकालता है, तो आंसर तक पहुंचना सीखता है बच्चा। इसके बाद हमारा एक पार्ट ऐसा है जिसमें सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, और सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चंस तो जेई मेन में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, सभी के अंदर आते हैं। और ये भी सरल नेचर के क्वेश्चन हैं, इनको सोल्व करने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बेसिकली एक्सरसाइज 1 का जो हमारा मोटिव है वो है उस चैप्टर की फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझना और उस पर कॉन्फिडेंस गेन करना। हम इस एक्सरसाइज 1 में बच्चे से कोई बहुत ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी, उसके इनोवेटिवनेस, उन सब चीज़ों को चेक नहीं करते हैं। ये सिखाने के लिए है कि भाई वो पर्टिकुलर चैप्टर आप सीख रहे हो और उसके कुछ एक बेसिक एक सर्टेन लेवल तक के सवाल आप कर सकते हो, उसके पर्पस से। इसी एक्सरसाइज में हमने और भी वैरायटी के सवाल डाले हुए हैं, जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस होते हैं, कभी कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के सवाल हम इन एक्सरसाइज में डाल दें। लेकिन फंडामेंटल बात यह है कि एक्सरसाइज 1 का पर्पज़ है बच्चे को उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस दिलाना, बच्चे को ये लगाना कि हाँ भाई उसको ये चैप्टर का लगभग सारे कंसेप्ट उसको समझ में आ गए हैं और उसको लगाना भी आ गया है ना। माइंड गेम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। एक्सरसाइज 1 सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, सभी बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि ये करने के बाद ये इंश्योर हो जाता है कि भाई ये चैप्टर आपने सीख लिया है अच्छे से, इसके सारे कंसेप्ट आपने सीख लिए और ज़्यादातर वैरायटी के सवाल भी आपने इसके अंदर समझ लिए हैं, सीख लिए हैं कैसे करते हैं उनको। इसके बाद जो एक्सरसाइज 2 होती है, मैं जेई एडवांस की शीटों की बात कर रहा हूँ, इसमें जाकर के थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखते हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं आजकल आईआईटी में, जिनका न्यूमेरिकल आंसर भरना होता है, इंटीजर वाले क्वेश्चंस होते हैं, सभी वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। लेकिन इसमें जो लेवल है क्वेश्चंस का वो हायर हो जाता है एक्सरसाइज 1 की तुलना में, और ये रियल टेस्ट कर लेता है आपको नॉलेज है कि नहीं है,
आपके अंदर स्मार्टनेस है कि नहीं है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी क्रिएटिविटी, है ना, कोई अननोन सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, ये सब चीज़ें इस एक्सरसाइज 2 के अंदर हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से बच्चे की चेक करते हैं। मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी इसमें रहते हैं, सिंगल वाले भी रहते हैं, लेकिन वो थोड़े हाई लेवल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 1। तो जो भी वेराइटी इसके अंदर डाली गई है, इसका पर्पज़ एक्सरसाइज 2 यानी कि हायर लेवल प्रॉब्लम्स और आईटी के लिए बच्चे का एक पूरा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है वो इन सवालों के माध्यम से हम उससे करा लेते हैं। तो ये थोड़े टफर सवाल हैं, इनके सवाल करते समय बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है और ऐसा लग सकता है कि भाई मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही है और बार बार वो अटकेगा, बार बार सवाल नहीं होंगे, ऐसी सिचुएशन रहेगी। तो बच्चे इस तरह की परिस्थिति से गुजरते समय घबराएं नहीं, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मतलब ही यही है, इस एक्सरसाइज का पर्पज़ ही यही है कि बच्चा एक लेवल ऊपर की चीज़ों को सोल्व करे और इसमें अटकने की रफ्तार ज़्यादा होगी, अटकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, उसको ज़्यादा हेल्प की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3 में पिछले सालों के क्वेश्चंस होते हैं। पहले हम इस एक्सरसाइज में बोर्ड के सवाल भी रखते थे और AIEEE के सवाल रखते थे, जो अब JEE मेन हो गया है, और एडवांस के भी रखते थे। अब हमने बोर्ड की सवालों की एक्सरसाइज पूरी अलग बना दी, शीट सारे टॉपिकों की, बोर्ड के सवाल एक जगह एक शीट में डाल दिए सारे टॉपिकों के। इसके अंदर अब हम पिछले सालों के जनरली 10 सालों के सवाल रखते हैं और किसी शीट में अगर किसी चैप्टर में पिछले 10 साल में कम सवाल आए हैं तो फिर वो वर्षों की संख्या हम बढ़ा देते हैं। बट मेनली इसके अंदर बच्चे को रियल JEE मेन और रियल JEE एडवांस और नीट वाले केस में नीट वाली जो शीट होती है उसके नीट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, नीट CPMT वगैरह, AIPMT जो भी उसके नाम थे, तो पिछले वर्षों के क्वेश्चंस का अनुभव देने के लिए बच्चों को इसमें सवाल दिए जाते हैं और ये भी करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि भाई मैं अगर उस साल एग्ज़ाम दे रहा होता तो मेरी स्थिति क्या बनती। तो एक ग्रेजुअल सिस्टम के हिसाब से हमने शीटें बना रखी है। पहले आप चैप्टर पे ग्रिप हासिल कीजिए, फिर आप उस चैप्टर पे एक्सपर्ट बनिए और फिर उसके बाद में पिछले सालों में जो सवाल आए उन पे आप अपना हाथ आजमाइए कि आप उनको किस तरह से कर सकते हैं। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई मैं पिछले सालों के सवालों को कर सकता हूँ तो आने वाले साल के सवालों को भी कर पाऊँगा। इसके बाद भी हमने हाई लेवल प्रॉब्लम्स की एक एक्सरसाइज रखी है। ये JEE के लिए उतनी कंपलसरी नहीं है। अगर कोई बच्चा हमारे एक्सरसाइज 1, 2, 3 कर ले तो JEE एडवांस वाला जो बच्चा है उसकी पूरी तैयारी हो गई, वो चाहे जो रैंक एम कर रहा हो वो किसी भी तरह की रैंक इस मटेरियल से हासिल कर सकता है। मेरा दावा है कि कोई भी चीज़ इसके बाहर कुछ छूटी हुई नहीं रहती है। एक बार अगर किसी बच्चे ने ये कर लिया तो वो हर तरह की रैंक के लिए फिट हो जाता है। तो भले उसको JEE टॉप करना हो, टॉप 10, 100, 50 किसी भी रेंज में रैंक लानी है तो भी वो इससे ला सकता है। और हमारे पास्ट में बच्चों ने ये चीज़ें करके इस तरह के रैंक्स प्रोड्यूस करी हुई हैं। जो हाई लेवल प्रॉब्लम्स हो जनरली ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन बच्चों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, डीप इंटरेस्ट होता है, बियॉन्ड IIT उसका इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं तो इस सब्जेक्ट में आगे जाकर रिसर्च करना चाहता हूँ, 12th लेवल पे जो उसके काम की चीज़ें होती हैं वो हमने इसमें दे रखी हैं। हर बच्चे के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बच्चे को ये करनी चाहिए। जिस बच्चे का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उन बच्चों को सवाल करने चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर नोट्स पढ़ना, बनाना, एक्सरसाइज 1 से 3 तक 100% सवाल कर लेना, ये भी अपने आप में बड़ा टारगेट होता है। इसके बावजूद HLP करना अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बहुत लिमिटेड बच्चों को जो उस लेवल पे जाना चाहते हैं उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो हर बच्चे के लिए रिकमेंड मैं नहीं करूँगा इसको। रजिस्टर एकदम पतले बनाएं, ताकि क्या है कि देखो क्लास में जब आप आओगे ना, तो मान लीजिए किसी दिन आपकी 3 सब्जेक्ट की क्लास है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों की है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट के रजिस्टर लाने पड़ेंगे, क्लास नोट्स के लाने पड़ेंगे, शीट के भी लाने पड़ेंगे, DPP के भी लाने पड़ेंगे। तो हर सब्जेक्ट के 3-3 हो गए, तो टोटल मिला के 9 हो गए। तो किसी दिन हो सकता है कि मैक्सिमम 9 लाने पड़े, किसी दिन हो सकता है 3 ही लाने पड़े, किसी दिन हो सकता है 4 लाने पड़े, 5 लाने पड़े, लेकिन मैक्सिमम 9 लाने पड़ सकते हैं। अब आप अगर ट्रेडिशनली इतने मोटे मोटे लाओगे तो बैग में नहीं आएंगे, इसलिए पतले रजिस्टर बनाओ, भले उनकी संख्या ज़्यादा हो जाए। तो रजिस्टर इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो। शीट का जो डिस्कशन होता है क्लास में, तो काफ़ी समय टीचर शीट के डिस्कशन में देते हैं और बच्चों के जो डाउट्स हैं उनको भी वो क्लियर करते हैं। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि शीट के डिस्कशन का जो टाइम है ना क्लास में, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप खुद तैयार होकर के जाएं। क्या तैयार होकर जाएं भाई?
आपने जो रजिस्टर में शीट के सवाल सोल्व किए हैं आपके पास ये एडवांटेज है कि शीट में आंसर भी पीछे दिए होते हैं। आपने क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर आया, पीछे आंसर मिलान किया, अगर गलत आया तो दोबारा आप अटेम्प्ट करो, कोशिश करो कि आपका सही आंसर आ जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आप स्टार्ट करोगे, एंड में आंसर तक पहुंचोगे, सही आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आप बीच तक पहुंच के अटक जाओगे, आगे क्या करना है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। तो अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स का सामना आप करोगे। लेकिन जब आप क्लास में जाएं तो ये रजिस्टर लेकर के जाएं, लाल रंग के शाई वाला पेन आप लेके बैठे और सर को नोटिस करें। जो सवाल आपका गलत हो गया उसको तो जरूर आपका सॉल्यूशन उसी जगह पे, उसी क्वेश्चन के बगल में जो भी छोटी जगह छुट्टी होती है वहाँ पे आपको लिखना है लाल रंग के शाई वाले पेन से। जो सवाल आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाया उसको भी लिखना है। जो आप बीच मझधार में जाके अटक गए उसका भी सॉल्यूशन आपको लिखना है। लेकिन उसी के बगल में जगह रहती है इतनी, लेफ्ट में या राइट में, आप वहाँ पे लिख ले, है ना। अगर इतनी जगह नहीं तो आप रजिस्टर में सबसे लास्ट में जाके उस पर्टिकुलर दिन वाले जो आपने काम किया है उसके लास्ट में जाकर के आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात के बारे में मैं और जो बोलूँगा, मान लीजिए कोई सवाल आपका सही हो गया, ओके, आंसर भी मैच कर गया। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जो सवाल सही हो जाता है ना, उस टाइम पे वो टीचर की बात की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मेरा कहना ये है कि आप उसमें भी ध्यान दो। हो सकता है आपको टीचर कोई और मेथड बताए, हो सकता है आपका लंबा मेथड हो, टीचर का शॉर्ट मेथड हो, तो आपको ज़रूर नोट करना चाहिए। हो सकता है आपका शॉर्ट मेथड हो, टीचर का लंबा मेथड हो, तो आप टीचर को बता सकते हैं विनम्रता के साथ, घमंड के साथ नहीं कि भाई देखो मैं तो आपसे भी तेज हूँ, है ना। तो वो एक स्टूडेंट वाला लेवल अपने को मेंटेन करना है। ज़्यादा आए तो भी विनम्रता होनी चाहिए और कम आए तो भी विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर विनम्रता होती है ना, तभी आप सीखते हैं। और ज्ञान बांटते समय भी घमंड नहीं दिखाना है, उसमें भी विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके ज्ञान को दूसरा आदमी खुशी के साथ स्वीकार करता है। ओके, तो शीट के सॉल्यूशन के टाइम पे जब क्लास में डिस्कस हो रही हो तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जो भी लाल लाल करते हो ना आप इसके अंदर, वो सब रिवीजन के लिए है। तो जो शीट्स होती हैं, इन शीट्स का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, वो ये एक्सरसाइज है आपकी, आपको एग्ज़ाम में नेचुरल वे में फाइट करने के लिए मदद करती। आपने अगर शीट सोल्व कर ली ना, तो आप इस तरह के होगे जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया, तो फिर आप कभी साइकिल चलाना नहीं भूल सकते हो। आप 5 साल बाद भी साइकिल उठाओगे तो नेचुरल वे में आप बैठोगे, पेडल मारोगे, हैंडल घुमाओगे, इधर उधर साइकिल चलते रहेगा। आपने तैरना सीख लिया तो आप कभी नहीं भूल सकते उसको। ऐसे ही जब आप शीट सोल्व कर लेते हो, प्रॉब्लम शीट या मॉड्यूल जिसको कहते हैं, तो आपके नेचुरल उस चैप्टर पे ग्रिप हो जाती है। आप जब एग्जाम में सवाल करते हो ना, तो आपको दिमाग पे कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे साइकिल चलाते नेचुरली आप तैरते हो, उसी तरीके से आप सवालों को भी नेचुरल वे में कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। फॉर्मूले भी ऑटोमेटिकली आपको आएंगे। तो ये शीट का इम्पोर्टेंस है। शीट के लिए अब जैसे शीट को कब सोल्व करना चाहिए, तो जैसे जैसे टॉपिक चलता रहता है ना, सर आपको क्लास में सवाल देंगे कि भाई कल आप इस एक्सरसाइज के यहाँ से यहाँ तक के सवाल, इस एक्सरसाइज के यहाँ से यहाँ तक के सवाल। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द लेक्चर, टीचर आपको क्लास में सवाल देते हैं, होमवर्क देते हैं, और हर क्लास में देते हैं। चाहे किसी बहुत ही मुश्किल ऐसा कभी दिन आएगा जब आपको शीट के सवाल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ाते ही हैं और उसके करस्पॉन्डिंग सवाल देते हैं। किसी बाई चांस कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा होता रहता है, लेकिन आप घर जाके सवाल ज़रूर करें। अगर आप शीट के सवाल नहीं करेंगे तो आपको जो पढ़ाया गया है उस पर उतनी आपको एक्सपर्टीज हासिल नहीं होगी, और उसको टालें नहीं। बाकी और चीज़ टाल सकते हो, लेकिन क्लास नोट्स और शीट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये उसी तरह से जैसे आप रोटी और सब्जी का कॉम्बिनेशन होता है ना। रोटी खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं। बिना सब्जी के रोटी एक तरह से अधूरी है, बिना रोटी के आपकी सब्जी अधूरी है। तो ये जो जैसे रोटी सब्जी का कॉम्बिनेशन है ना, ये उसी तरह से अगर आप क्लास नोट्स को रोटी मानते हो, तो ये जो शीट के सवाल है ना, ये आपके लिए सब्जी का काम करती है। और ये दोनों मिलकर के आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री है, और आपकी भूख कह लो या जो भी है, आपकी तृप्ति, ज्ञान की तृप्ति तभी होगी जब आप इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप काम करेंगे। तो इसलिए चीज़ों को अधूरा नहीं रखें, आप शीट के सवाल जरूर करके अगली क्लास में जाएं। अटकना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अटकेंगे तो उससे घबराएं नहीं, और सवालों को अटेम्प्ट करके अगले क्लास में जाइए।
शीट के सवाल कब करने होते हैं, मैं उस बात के बाद बात कर रहा था। सर ने होमवर्क दिया, आपको ड्यूटी है घर जा करके अगली क्लास से पहले, उस सब्जेक्ट के अगली क्लास से पहले आप वो सवाल करके जरूर जाएं। और अगर आपने उसी दिन कर लिया ना घर जाने के बाद, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सब कुछ ताज़ा ताज़ा रहता है, नोट्स पड़े होते हैं, आपको काम दिया है, आपने रिवीजन करा हुआ है, उसके तुरंत बाद आप सवाल करोगे और इसकी मदद से आपके फिर टेस्ट में सवाल अच्छे होंगे, आपके डीपीपी में भी सवाल अच्छे होंगे, सब चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं। ये कॉम्बिनेशन है। तो शीट के सवाल करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें, हालांकि आप लर्निंग फेज़ में हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का जरूर ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मोटे मोटे आपको कि भाई 10 सवाल करने हैं, तो सर क्लास में आपको फॉर्मूला भी बता देंगे कि भाई लगभग कितना टाइम होना चाहिए सवाल करने का। आप सर से पूछ सकते हैं कि सर लगभग कितना सवाल इस टाइम मुझे इसके अंदर देना चाहिए। लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि भाई एक्सरसाइज 1 में एवरेज 3-4 मिनट का समय होना चाहिए, उन सब्जेक्टिव वाले में, फिर ऑब्जेक्टिव वाले में लगभग 2 मिनट का एवरेज होना चाहिए, एक्सरसाइज 2 वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4-5 मिनट का एवरेज हो सकता है, मोर देन करेक्ट में 3 मिनट का एवरेज हो सकता है। ऐसे करके एक एवरेज टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेशन करो कि मुझे 15 सवाल दिए, लगभग मेरा मान लीजिए 1 घंटे का समय होना चाहिए, 45 मिनट का समय होना चाहिए, उस समयांतराल के अंदर आप वो सवाल करें। ये नहीं कि आप इनफाइनाइट टाइम के हिसाब से क्वेश्चंस करें। थोड़ा टाइम का टेंशन लेके काम करोगे ना, तो टाइम पे काम करने की आदत डलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो टाइम के अंदर ही सारा काम करना होता है। डिफरेंस यहीं पे आता है कि जब हम घर पे शीट के सवाल करते हैं या कोई भी होमवर्क के सवाल करते हैं, तो हम टाइम की परवाह नहीं करते हैं, करते रहते हैं, सवाल करते जाओ बस। और लेकिन एग्जाम में टाइम बाउंड रहता है सारे कार्यक्रम, तो इसलिए शीट के सवालों को भी थोड़ा टाइम बाउंड होकर के काम करें। 1-2 पॉइंट और इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा। शीट के सवालों में भी जहाँ इंपॉर्टेंट लगे अंडरलाइन करते चले जाएं, इंपॉर्टेंट करें। और शीट के सवाल करने के लिए रजिस्टर डिफाइन करके रखें कि भाई ये रजिस्टर है, ये मैं शीट के सवाल के लिए रखा है, या दूसरा रजिस्टर है कि मैंने नोट्स के लिए रखा है, ये रजिस्टर है मेरा, ये मैंने डीपीपी के लिए रखा है। तो आपका काम बहुत सिस्टमेटिक रहेगा। शीट में सवाल करते समय, जब आप शीट का सवाल कर रहे हो रजिस्टर में, उस समय जैसे आपने सवाल स्टार्ट किया है ना, आपने वेरिएबल्स लिखे कि ये गिवन है, ये निकालना है, फिर सोल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला भी लिखें। जब भी आप कोई सवाल सोल्व कर रहे हो, जो फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उस फॉर्मूले को लिखें एज इट इज़, फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो उससे क्या होगा कि जब आप फॉर्मूला लिखते हैं बार बार, तो आपको फॉर्मूला याद होने की चांसेस और ज़्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला तो हवा में बोल दिया और वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आप लिखो, बार बार फॉर्मूला लिखो और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ओके। और एंड तक कैलकुलेशन करो, अपने हाथ से कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करें, ओके। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा, आपको आंसर तक खुद पहुँचना है। इसलिए शीट के सवाल सोल्व करते समय ये नहीं कि हवा में सोच लिया कि अच्छा इस सवाल को ऐसे ऐसे कर लूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें ये वैल्यू डाल दूंगा और ये निकल जाएगा, नहीं। आंसर निकालने तक आपको सवाल सोल्व करना चाहिए, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। सिर्फ मेथड नहीं समझना, आपको आंसर निकालने की कला भी आनी है। और जब आप आंसर निकालने तक जाते हो ना, तो आप कैलकुलेशन करने की कलाएं सीखते हैं कि कैसे मैं इसको जल्दी से कैलकुलेट करूं, कैसे इसको फटाफट कर सकता हूं, कम स्पीड में कम टाइम में कर सकता हूं। लेकिन काम करोगे तो कलाकारी आएगी, खाली हवा में बातें करोगे तो कलाकारी नहीं आएगी, ओके। शीट जब आप टेस्ट देने जाओगे, रेजोनेंस के पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसके पहले जो जो चीज़ें आपने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, कुछ क्वेश्चन आपने जो अंडरलाइन कर रखे हैं, उनको रजिस्टर में सॉल्यूशन देखो उसका। बाई चांस अगर आपको नहीं आया था ना क्वेश्चन, तो जब क्लास में आप डिस्कस करते हैं, सर जब डिस्कस करेंगे तो वो शीट वाला रजिस्टर लेके जाओ क्लास में, और उस समय पर जब सर डिस्कस कर रहे हैं उस समय लाल रंग के पेन से सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि नीले रंग से आपने किया है, लाल रंग से लिखने का मतलब आपको नहीं आया था, सर ने बताया तब आपने लिखा। तो आप जब रिवीजन करोगे ना क्वेश्चंस का, शीट के क्वेश्चंस का रिवीजन करना है टेस्ट के पहले, तो केवल लाल लाल का रिवीजन करो, क्योंकि नीला तो आपको आ गया था, जो नहीं आया था वो तो लाल ही है ना, इसलिए उसको रिवीजन करो। और उससे आपको एकदम रिलैक्स महसूस करोगे, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होकर के जाओगे। कम से कम उन चीज़ों पे मतलब आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा जो आपको जनरली डराने वाली चीज़ें हैं, ओके। ये तो हो गया उस पीरियोडिक टेस्ट के बारे में। लेकिन जो बड़े टेस्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा चैप्टर आते हैं, उस समय भी आपको रिवीजन की आवश्यकता होती है। उस समय भी आपका जो शीट के सॉल्यूशन का जो रजिस्टर है, वो रजिस्टर आपको बहुत सपोर्ट करता है। और देखो, खुद का करा हुआ काम है, अपने काम आता है। दूसरे बच्चे के रजिस्टर को आप कॉपी भी कर लोगे ना, जेरोक्स भी कर लोगे, उसमें टिपोगे, तो भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हम भी मान लो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे ना, तो भी फ़ायदा नहीं होने वाला आता है। जब खुद हाथ चलाते हैं, खुद काम करते हैं, तो एग्ज़ाम में तभी अपना हाथ चलता है, उसके बिना नहीं चलता है।
आप सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देख करके खुद सचिन नहीं बन सकता है, खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको चीज़ें आएंगी। वही आपको बॉल का सामना करना पड़ेगा, बल्ले से उसको हिट करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो प्रैक्टिस ही पर्सन को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये ऐसे ही नहीं बनाया गया स्टेटमेंट है, ये वास्तव में बहुत काम का स्टेटमेंट। और एक बार और कहूँगा मैं कि शीट के माध्यम से आप सिर्फ शीट नहीं सोल्व कर रहे हो, आप अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। यह आपके भविष्य की ट्रेनिंग है, आपकी फ्यूचर की ट्रेनिंग है। आपकी सिर्फ न्यूटन्स लॉ की शीट से न्यूटन्स लॉ की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, आप उसका दूसरा छुपा हुआ पहलू देखो। न्यूटन्स लॉ की शीट तो आप तैयार कर ही रहे हो, न्यूटन्स लॉ के लिए तो आप तैयार हो ही रहे हो, लेकिन आपके अंदर इस एक्सरसाइज के माध्यम से, हमारे इस स्टडी मेटेरियल के माध्यम से आपको हम काम करने की चैनलाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको काम करने का तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे आपको जीवन में अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप इन चीज़ों के माध्यम से आप सीखोगे। कैसे हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, कैसे हमें हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए, कैसे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी चीज़ों को छोटे छोटे भागों में, अपनी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ करके उनको सोल्व करना चाहिए। और वो छोटी छोटी चीज़ों को सोल्व करके हम कैसे एक बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।